गए, जैसे आरएनए है, डीएनए है, बायोमोलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे आप एक तरीके से, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, वो सब कुछ। तो आपको एक बेसिक नॉलेज इस पेपर के बारे में दे देते हैं पहले, फिर उसमें जेनेटिक्स के आगे स्टडी है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब तो आपका फर्स्ट ईयर की कहानी थी, ठीक है ना, जिसमें कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, उसकी चारों तरफ कवरिंग है ना, दो द्विझिल्ली आवरण है, तो वो विकसित होगा तो वो यूकैरियोटिक बोला जाएगा, नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक बोला जाएगा। तो अब इसमें आगे है कि कोशिका, पहले आपको एक बेसिक सेल की नॉलेज देते हैं, फिर उसके बाद आगे सेल डिवीजन वगैरह के बारे में बताएंगे कि कोशिका के अंदर अगर भित्ति है तो वो पादप कोशिका हो जाएगी, नहीं है तो वो जंतु कोशिका हो जाएगी। कोशिका के अंदर फिर क्या होगा, अंदर जो द्रव्य है उसे क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य, है ना। देखो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये द्विझिल्ली आवरण है, ये यहाँ से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंदर प्रद्रवी जालिका शुरू हो गई, ठीक है। इसी में से टूट करके बना हुआ ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ गुणसूत्र हो गए। गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है, अंदर क्या है, क्रोमेटिन, प्रोटीन को घेरे, देखो अंदर है डीएनए, डीएनए को घेरे हुए जो होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन प्रोटीन। देखो डिटेल में अगर यहाँ बनाए तो ये हो गया डीएनए, ठीक है। ये डीएनए के चारों तरफ कवरिंग, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन प्रोटीन। ऐसे बीच में ज्यादा उलझ गया तो उस उलझे हुए डीएनए को क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं काइनेटोकोर। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जैसे समझो कि अगर फिंगर की बात की जाए, है ना, तो इस फिंगर में क्या है कि ये पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसमें प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन हो गया यानी कि प्राथमिक संकीर्णन हो गया, तो ये हिस्सा तो बोला जाएगा इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सेंटर में हो, अगर यहाँ हो गया तो वो यही प्राइमरी सेंट्रोमियर बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई और स्ट्रक्चर रख दूं, ठीक है, तो उसको फिर क्या बोल देंगे, ये काइनेटोकोर हो गया, ये जो चौक आई यानी कि सेंट्रोमियर के ऊपर जो डिस्क है, ठीक है। ये कंडीशन ऐसे ही दो होती है, तो दो हो गए, एक को क्रोमेटिड, दोनों मिलकर के क्रोमोसोम गुणसूत्र बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे क्या, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डीएनए वगैरह की कहानी, ठीक है, कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, यही सब तो मॉलिक्यूल्स है, यही सब तो अणु है, जैविक अणु। तो जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी बनाई है ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 5' 3' कोर होता है, फिर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ऐसे तो पूरा बता दिया है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक वो 34 एंगस्ट्रॉम वगैरह होते हैं, यहाँ से यहाँ तक पिच 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, हर एक हेलिक्स के अंदर 10 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कि डीएनए के फिर टाइप्स भी उसमें बता देते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, है ना, डी डीएनए, इस तरीके से डीएनए के टाइप्स हैं, ठीक। तो डीएनए बेसिकली मिलता किसमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है वो यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है, लेकिन प्लांट वायरसेस यानी पादप विषाणु में नहीं मिलता है। वहां आनुवंशिक पदार्थ के तौर पे कौन मिलता है, आरएनए मिलता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसकी एक ये जो स्ट्रेंड है ना, एक स्ट्रेंड मतलब एक जो ये रस्सी जैसी संरचना मिली, एक जो सूत्र निकला, इस सूत्र की संरचना जो होगी वो कैसी होगी, ठीक है। ये क्या है, ये एक राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा को पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। राइबोज तो उसका पुराना नाम था, ठीक है,
5 कार्बन की उपस्थिति के कारण उसे पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। पेंटोज में क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ ये होगी 5वां कार्बन। ठीक है, 5वें कार्बन की स्ट्रक्चर CH2OH हम पूरी लिखते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है ना। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जैसे दीवार ईंटों से मिलके बनी होती है, ईंट फिर ईंट किससे मिलके बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, रेत हो या मिट्टी हो उसको पका करके बनाते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या होगा, छोटी छोटी चीजों से डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड खुद किससे मिलके बना होता है, दो चीजों से, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह। ठीक है, फॉस्फेट समूह कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक अम्ल में से निकल के PO4- के रूप में आता है। तो वो स्थिति यहाँ पे देखेंगे अपन 1 2 3 4 5 5th कार्बन पर जब यहाँ P मतलब PO4-, PO4- मतलब फॉस्फेट समूह होता है। PO4-, ठीक है। 1 2 3 तीसरे कार्बन से फिर से फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट समूह है, P मतलब फॉस्फेट समूह। उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर से जुड़ा होता है 1 2 3 4 5, ये 5वां कार्बन फिर आ गया यहाँ। फिर यहाँ से तीसरे कार्बन से कोई दूसरा फॉस्फेट समूह जुड़ा होगा एक बार। उसके बाद अगला क्या होगा, इसमें पहला कार्बन यहाँ से कनेक्टेड होगा, और कनेक्टेड होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई नाइट्रोजिनस क्षार होगा। देखो भाई, डीएनए किससे मिलके बना है, डीएनए जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से जुड़ा होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें आती है, या तो राइबोज शर्करा और सॉरी यानी परफेक्ट है कि न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीजें होती है, राइबोज शर्करा और दूसरा नाइट्रोजिनस क्षार। ठीक है, नाइट्रोजिनस क्षार में दो टाइप के नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बाद बात करें हम, तो प्यूरिन के एग्जाम्पल्स होते हैं AG एडिनोसिन एंड गुआनाइन। ठीक है, और उधर पिरिमिडीन के साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो साइटोसिन और थायमिन तो क्या होगा, डीएनए में मिलेंगे, लेकिन यूरेसिल आरएनए में मिलता है। तो इसकी स्ट्रक्चर वैसे तो बता दिया, ए है अगर तो ए के सामने हमेशा टी आएगा, यानी कि ए फिर एडिनाइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, थायमिन। और ये अगर यहाँ पर सी लगा दिया तो इसके यहाँ अगर जी लगा दी, जी मतलब गुआनाइन, तो गुआनाइन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, सी साइटोसिन से, साइटोसिन ऐसे जुड़ा होगा। अब इसमें क्या होगा, ये उल्टी होती है, डीएनए की संरचना रासायनिक जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी कि एक अगर 5वें सिरे से 5th कार्बन से जुड़ा है तो इसे 5' सिरा कह देंगे। यहाँ खत्म किस पर हो रहा है, तीसरे कार्बन पर, तो इसे 3' सिरा कह देंगे। सेम ऐसा इसका उल्टा होगा, यानी कि अगर ये वाली श्रृंखला 5' कार्बन से शुरू हो रही है तो ये वाली जो है वो 3rd' कार्बन से शुरू होगी, यानी यहाँ पर तीसरे वाले 1 2 3 4 और ये 5 तीसरे कार्बन से जुड़ी होगी, तो तीसरे कार्बन को क्या बोलेंगे, PO4-। ठीक है, तो ये 3' सिरा हो गया। फिर यहाँ पर भी ये वाला भी ऐसे ही जुड़ा हुआ होगा, और ये यहाँ से 5वां और यहाँ से तीसरा, इन दोनों के बीच में भी PO4- आ जाएगा, और ये 5वां जो है फिर वो आगे फिर से किसी फॉस्फेट, नए फॉस्फेट से ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। तो कुल मिला के यहाँ 3' से शुरू हुआ और यहाँ 5' पर खत्म हो गया। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल बन गया, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं। एंटी पैरेलल यानी कि जो डीएनए की दो स्ट्रैंड होते हैं, दो रज्जुक जो होते हैं, ये दो रज्जुक हो गए, इसकी संरचना ऐसी होगी, फिर ये जो डंडे बने हुए हैं ये संरचना ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, डीएनए के रासायनिक संरचना बन गई। ठीक है, अब डीएनए की रासायनिक संरचना के बाद डीएनए कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, उससे संबंधित कुछ प्रयोग वगैरह है।
ठीक है। ग्रिफिथ का प्रयोग आता है चूहे वाला, ठीक है ना। ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, 1928 के करीब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एक जीवाणु होता है सॉरी ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्यों बोलते हैं उसको? कॉकस मतलब गोल गोल है, निमोनी क्योंकि निमोनिया कॉज कर रहा है, निमोनिया की बीमारी कर देता है, ठीक है। डिप्लो मतलब दो इस तरीके से जुड़े होंगे तो डिप्लोकोकस। कहीं कहीं पर लिखा आपको मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन की फॉर्म में, ऐसे 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, तो निमोनिया का ही कारक है। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जीवाणु लिया और उस जीवाणु के क्या किया कि निमोनिया पैदा करने वाला जीवाणु था। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रभेद होते हैं। प्रभेद मतलब प्रकार होते हैं, एक होता है रफ स्ट्रेन, रफ प्रभेद, और दूसरा था एस स्मूथ, है ना, एक ना प्रभेद, ठीक है, स्मूथ होता है ये। अब क्या किया गया, एक बार सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया का इंजेक्शन जो है वो चूहे में लगा दिया, और चूहे में लगाने के बाद देखा कि चूहे को निमोनिया होता है या नहीं होता है। जब आर स्ट्रेन था, आर मतलब खुरदरा, उसके चारों तरफ कवर नहीं है, तो वो खुरदरा था। उसके बाद देखा कि चूहे को निमोनिया उतना हानिकारक नहीं हुआ कि वो मर जाए, ठीक, यानी कि चूहा जो है वो जीवित रहा, ठीक। अगली बार क्या किया, एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन का मतलब ऐसा डिप्लोकोकस न्यूमोनी जिसके चारों तरफ ग्लाइकोसाइड एक कवर लगा हुआ था, ठीक है, और उस कवर को क्या कहते हैं, कैप्सूल था, उसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल था। पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक कवर था, इसको कह देते हैं पॉली सेकेराइड कैप्सूल। ये चूहे को लगाया, चूहा मर गया निमोनिया से। फिर अब क्या किया, जब चूहा मर गया तो अगली बार फिर से ऐसा स्ट्रेन एस लिया और एस के इस कवर को गर्म करके हटा दिया। एस स्ट्रेन था यानी कि ऐसा प्रभेद जीवाणु का जिसका कवर गर्म करके हटा दिया गया हो उसका। और आर तो साधारण प्रकार का था, यानी कि देखो भाई, आर तो रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, जीवित छोड़ रहा था। एस कैप्सूल के साथ ही तो मार रहा था, लेकिन अब कैप्सूल हटा दिया, जला, ये ट्रायंगल का मतलब है गर्म कर दिया, जला दिया, हीट बर्न कर दिया, तब चूहे में लगाया गया। तो उम्मीद क्या की जा रही थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि चूहा जीवित रहना चाहिए। भाई आर सीधा साधा है, मार नहीं रहा है। एस जो है कवर के साथ है तो ही मृत है। एस का अगर कवर रहित अकेला लगाया गया ना तो चूहा जीवित रहा था, मिले थे एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस बार क्या किया, तो ये सोचा गया कि शायद इस कवर की वजह से विरुलेंट है, विरुलेंट मतलब विग्र है, मतलब उग्र है, ठीक है, उग्र मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। तो क्या किया गया, आर को सीधे सीधे लगाया तो जीवित रहा, एस को लगाया तो भी तो मर गया, लेकिन एस को गर्म करके लगाया तो चूहा जीवित रहा। तो इस बार दोनों कंडीशन उसके मरने की खत्म कर दी गई। आर और एस को हीट किल्ड कंडीशन में जब लगाया गया चूहे को, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि चूहा जिंदा रहे, लेकिन चूहा जिंदा नहीं रहा, चूहा मृत हो गया। तो इस कंडीशन में ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने, ठीक है, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक कंक्लूजन ये निकाला कि भाई इस रिसर्च से साबित होता है, उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये कैप्सूल ही कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, कोई ऐसा है इस एस के अंदर, कोई ऐसी चीज है, कोई फैक्टर, कोई केमिकल, कुछ तो ऐसा है जिसने इस एस को उग्र बना दिया, सॉरी आर को उग्र, आर क्या है, अनुग्र था, अनुग्र मतलब जो खतरनाक नहीं होता है, सिंपल है, और ये क्या था, उग्र था। लेकिन जब दोनों मिल गए तो फिर ये उग्र कहाँ से हो गया, ये तो सीधे साधा था, इसको तो नहीं मारना चाहिए था, और इसका मारने वाली चीज ये हमने खत्म कर दी, तो फिर चूहा मरना ही नहीं चाहिए था, फिर वो निमोनिया से मरा कैसे, इसका मतलब ये ऊपर वाला कवर तो फैक्टर नहीं है, तो फिर कोई दूसरा फैक्टर है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि जो जीवाणु है वो रोग उत्पन्न कैसे कर रहा है, आर को क्या कर दिया इसने, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, इसका उसने रूपांतरण कर दिया। शरीफों के साथ रह के शरीफ हो जाओ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उद्यमी के साथ शराफत खत्म हो सकती है, ये यहाँ समझा दिया, ये उद्यमी था, इसकी शराफत इसने खत्म कर दी, तो इस विधि को कहते हैं रूपांतरण, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे ग्रिफिथ साहब, इतना ही बता दिया, और बताने के बाद खत्म उनकी कहानी। फिर क्या हुआ, फिर 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए डाला, और उसके बाद इन्होंने 3 तरीके के एंजाइम बारी बारी से अलग अलग यूज किए, ठीक है, यानी कि इस बार उन्होंने क्या किया, कुल मिला के जीवाणुओं की कॉलोनी ली, उसे पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में जैसे भी लिया, उसके ऊपर एक एंजाइम डाला, सबसे पहले डाला प्रोटीएज, क्या डाला, फिर देखा कि इनकी प्रोजेनी यानी कि अगली जनरेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जब जनरेशन प्रोटीएज डाला तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को गला देता है, यानी कोशिका की सारी प्रोटीन गला दी, उसका कवर वगैरह हट गया। अब उसके बाद देखा कि कॉलोनी बनेगी या नहीं बनेगी, तो नई कॉलोनी बन गई। उसके बाद उन्होंने आरएनएज डाला, आरएनएज का मतलब क्या है, उसमें से आरएनए खत्म हो गया, फिर डाल के देखा तो भी कॉलोनी बन गई थी। लेकिन अगली बार उन्होंने डीएनएज डाला, कॉलोनी नहीं बनी। इससे साबित हो गया कि जो यह रूपांतरण का काम कर रहा था, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जैविक अणु जाता है उसका नाम डीएनए होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए नहीं था इसीलिए नई जनरेशन नहीं आई, होता तो आती, ठीक है, तो डीएनए नहीं था तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए होता कहाँ है, केंद्रक के अंदर, है ना, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, तो कोशिका द्रव्य में सीधे ही पड़ा हुआ मिलेगा वो, ठीक। उसके बाद अगला आता है जीवाणु कोशिका के बाद, इसमें डीएनए की बात करें है ना, तो उसमें भी होता है डीएनए, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक। आगे बात करें हम, तो एक साइंटिस्ट थे मैसलसन और स्टॉल, उनकी कहानी पढ़ने से पहले एक कहानी और पढ़ लेते हैं। हर्शे और चेज कपल थे, ठीक है, हर्शे एंड चेज दोनों साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जीवाणु भोजी। एक बैक्टीरिया ईगोलाई, अंडरलाइन अलग अलग क्यों किया,
ये वंश है, ये जाति है। ठीक, ये बैक्टीरिया था। और एक क्या ले लिया उन्होंने, जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी क्या था, यानी कि ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, ऐसा जीवाणु जो जो ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करता है उसे जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं। वैसे ऐसे ही एक बैक्टीरियोफेज, फेज मतलब PHAGE स्पेलिंग होती है, फेज मतलब भक्षी, खाने वाला, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज उसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसे जीवाणुभोजी कहते हैं। ठीक है मैडम, रिजॉइन करवाना। तो अभी नहीं करवाना, ठीक। तो जीवाणु भोजी होगा, और जीवाणु भोजी में अंदर क्या होता है, यहाँ तो प्रोटीन का कवर होता है और यहाँ DNA RNA कोई एक होता है, तो इसके अंदर था DNA। ठीक है, उसको करवाया एक बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसे इंजेक्ट करवाया, यानी बैक्टीरिया को खा जाए। ठीक है, तो बैक्टीरिया का खुद का DNA तो इधर कहीं था। अब क्या हुआ, इसमें इसको कैसे तैयार किया, देखो बैक्टीरियोफेज को पहले एक माध्यम में रखा गया था, पहले माध्यम में, और ये बात पता थी कि भाई प्रोटीन जो होती है वो बाहर होती है और अंदर जो है वो DNA होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन के बनाने में S काम में सल्फर और P35 सॉरी S35 और P32 ऐसे आइसोटॉप लिए गए। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक लिए गए। समस्थानिक कौन होते हैं, समस्थानिक यानी कि जिनके मतलब एक ही किसी केमिकल के या किसी तत्व के ऐसे रूप मिलेंगे जब उसमें एटॉमिक नंबर यानी कि उसका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार अलग कब होता है, देखो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एक ही तत्व जब दो रूपों में ऐसे पाया जाए, एक में एक में प्रोटॉन ज्यादा है और सॉरी एक में न्यूट्रॉन ज्यादा है और एक में न्यूट्रॉन कम है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, है ना, 1H1 1H2 1H3 ऐसे तो पढ़ते हैं उसको। तो उसमें क्या है, एक में 1H1 का मतलब है प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, 1H2 उसमें है। तो इसी तरीके से फास्फोरस और सल्फर के भी क्या किए गए, रेडियो एक्टिव कंडीशंस में लिए गए। ठीक, अब क्या किया, ये हो गई प्रोटीन, है ना। जब S35 के अंदर उगाई गई बहुत सारी बैक्टीरियोफेज की जातियां, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज को लिया, एक मीडियम में रख दिया और उस मीडियम में या एक पेट्री डिश में रख दिया और उस पेट्री डिश के अंदर क्या है, S35 डाल दिया। तो वो जो नई प्रोजेनी बनेगी, वो जो अपना कवर बनाएगी, वो S35 लेकर ही तो बनाएगी, क्योंकि मीडियम से ही तो ले रही है। तो ऐसी S35 वाली जनरेशन को जब उतारा गया तो फिर इस बैक्टीरिया में देखा गया, यहाँ पर तो आपको पता है DNA ही उतरेगा, तो इसके अंदर ये वाला DNA आ गया, एक मिनट, S35 है ना, जिससे पता चले आप। ठीक, तो उन्होंने देखा कि अब ये DNA उतरा, तो फिर ये DNA जब यहाँ आया तो उन्होंने देखा कि ये वाला DNA जो आया है वो इस DNA के साथ जुड़ता है, इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद नई नई जनरेशन कॉपी बनाता है अपनी बहुत सारी, और हर कॉपी के चारों तरफ क्या होता है, एक कवर कैप्सिड बनेगा। ठीक है, और जब कैप्सिड बनता है तो कुल मिला के बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, है ना। तो फिर ये लास्ट एंड फाइनली ये सेल जो है बैक्टीरियल सेल, ये फट जाती है ना, और इसमें से बहुत सारे नए नए बैक्टीरियोफेज जो है वो निकलते हैं। तो ये जो नए निकले हुए बैक्टीरियोफेज थे, इसमें ये देखा गया कि इनके अंदर S35 था या नहीं था, तो इसमें S35 जो है वो नहीं मिला।
इसका मतलब S35 किसका कंपोजिशन था, किसका कारक घटक था, कवर का घटक था। कवर क्या था, सल्फर S35, क्योंकि सल्फर S35 जो है वो प्रोटीन बनाने में काम में आता है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और प्रोटीन तो केवल कवर में होती है। इसका मतलब प्रोटीन का कवर तो अगली जनरेशन में पास आउट नहीं हुआ है। देखो ये हम कह देते हैं आसानी से कि डीएनए उतर गया, ये हो गया है ना, ठीक है। तो पहले आप रिजॉइन कर लीजिए, फिर आगे कहानी बताते हैं।